खला विद्या मंदिर के सम्मानित प्रधानाचार्य योगेश जी और इस विद्यालय के उप प्रधानाचार्य श्रीमान अशोक जी और इस सभागार में बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित शिक्षक भाइयों, आचार्य भाइयों और हमारी आचार्य बहनें, आज मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस संस्था के प्रधानाचार्य प्रबंधक महोदय का, जिनके मार्गदर्शन में ये विद्यालय निरंतर प्रगति कर रहा है। हमारे छोटे भाई डॉक्टर माननीय प्रकाश सिंह लाइनिंग की जो कदम शिखर पर पहुँच चुके हैं और 12 जिलों के क्षेत्र में उनको सम्मानपूर्वक, अति सम्मानपूर्वक विधान परिषद का माननीय सदस्य बना दिया है। ये इस विद्यालय की गौरव की बात। वैसे ही हमारे इस विद्यालय का निर्देशन करने वाले श्रीमान प्रधानाचार्य जी, ये विद्यालय का सौभाग्य है, हालांकि यहाँ बच्चे में पिछले 20 वर्षों से मैं इस विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ। इस विद्यालय में योग्य से योग्यतम प्रधानाचार्य आते रहे हैं, उन्होंने अपने मार्गदर्शन से विद्यालय को बढ़ाया है। ये विद्यालय बहुत छोटे स्तर से आज इस शिखर पर जो पहुँचा है, वो इस विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की मेहनत, परिश्रम और लगन का परिणाम है। उसी श्रृंखला में हमारे पूज्य गुरुदेव प्रोफेसर शंकर श्रीवास्तव के शिव डॉक्टर शुक्ला इस विद्यालय के प्रधानाचार्य नियुक्त हुए, तो मैंने माननीय जी से कहा था कि विद्यालय को उनकी सेवाओं का लाभ मिलेगा, क्योंकि मैं उनकी निष्ठा से परिचित हूँ। बस आप तक थोड़ा संबल करिए। वो डॉक्टर आप जितना बच्चों को जितना हो सकता है उतना विद्यालय में संसाधन देंगे और उनको फ्री हैंड होकर के विद्यालय का प्रगति करने का अवसर देंगे। ऐसा उन्होंने एक वार्ता कहा। तो आज मैं देख रहा हूँ कि विद्यालय हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या नामांकन की आती है, क्योंकि शिक्षा को व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाने लगा है समाज के अंदर। तब से शिक्षा की अवधारणा ही बदल गई, विद्यालयों की अवधारणा बदल गई, वो विद्यालय संचालित करने वाले समाज के पूर्वाभावों की अवधारणा बदल गई, क्योंकि शिक्षा को सीधा व्यवसाय का केंद्र बना दिया कि हम अगर 10 लाख रुपए लगाएंगे तो उससे हमें कितना अर्जन होगा। तो अर्जन की जहाँ भाव आ जाता है, वहाँ सिर्फ बाकी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सो-कॉल्ड पब्लिक स्कूल के माध्यम से ये अर्जन की प्रवृत्ति जो विकसित हुई है, उसमें हमारी शिक्षा में धूल लगाने का काम किया। लेकिन उसके ठीक विपरीत, हालांकि समाज ने उसको बहुत दिनों बाद परख पाया। 1952 में गोरखपुर में पहला शिशु मंदिर स्थापित हुआ था और तब से लेकर के अब तक की यात्रा 70 वर्ष लगभग हो चुके हैं, होने वाले हैं 70 वर्ष। तो उन 70 वर्षों की जो यात्रा विद्या भारती ने इन विद्यालयों के माध्यम से तय की, उसका सुपरिणाम अभी प्रधानाचार्य ने स्वयं बताया कि 33 लाख विद्यार्थी इन विद्या मंदिरों के माध्यम से शिक्षित हो रहे हैं और 1.25 लाख शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं। कोर्ट की कितना बड़ा ढांचा, विश्व का सबसे बड़ा शैक्षिक ढांचा हमारा विद्या भारती में गर्व करना है। और समाज की अवधारणा बदल रही है, इसलिए क्योंकि जब समाज देखता है कि एक क्लास 1 स्तर का बेटा एक किसी कॉलेज के प्रोफेसर का बेटा, एक किसी इंजीनियर का बेटा, एक किसी डॉक्टर का बेटा
ऐसे समाज के प्रतिष्ठित लोगों के पुत्र पुत्री जब विद्या मंदिर शिशु मंदिर में प्रवेश लेते हैं तो समाज की निगाह उठती है, आखिर क्या वजह है कि जज साहब, क्या वजह है कि एम साहब, क्या वजह है कि वो प्रोफेसर साहब अपने बच्चे को शिशु मंदिर दाखिल कराना। हालांकि उनकी संख्या बहुत नगण्य है, उंगलियों पर गिनने लायक है, लेकिन वो संख्या संबल देती है उस समाज को जो समाज आज भ्रमित हो रहा है कि आखिर हम अपने बच्चे को किस विद्यालय में डालें जो वहाँ पर वो कुछ सीख सके और कुछ बन सके। क्योंकि हर अभिभावक की पीड़ा होती है कि हम नहीं जो बन पाए वो हमारा बेटा बन जाए। हर अभिभावक की पीड़ा कि हम जो नहीं बन पाए वो हमारा बेटा बन जाए, वो अपनी आकांक्षाओं को अपने पुत्र या पुत्री में फलीभूत होते देखना चाहता है और उसके लिए वो सब कुछ करना चाहता है जितना वो कर सकता है, अपनी क्षमताओं से अधिक करने की चेष्टा करता है। और अभिभावकों के इसी मनोभाव का दोहन किया गया समाज के अंदर और उस दोहन के परिणाम स्वरूप तमाम पब्लिक स्कूल खुल गए और उन अभिभावकों का दोहन किया जाने लगा जो अपनी क्षमताओं से बाहर जाकर के अपने पुत्र पुत्रियों को कुछ बनाने के लिए उनको शिक्षित करना चाहते थे। ऐसे विद्यालयों ने उनके मनोभाव का दोहन किया और उनसे अनाप शिक्षण को वसूला, तमाम तरह की सुविधाओं के नाम पर पैसा वसूला, कंगाल कर दिया उस अभिभावक को। और जब परिणाम आया तो ढाक के 3 पास की स्थिति जब आई तो बेचारा मन मार के रह गया कि अब पछताएं बहुत का जबकि मैं बेटा बन नहीं पाया, बेटी बन नहीं पाई, बल्कि नेगेटिविटी उसके अंदर आ गई, नकारात्मकता उसके व्यक्तित्व में आ गई। उस नकारात्मकता ने उस अभिभावक को पागल कर दिया। ऐसे कई उदाहरण मैंने स्वयं देखे और इसके सापेक्ष जब कहीं एक उदाहरण उसको ऐसा मिल जाता है कि वो विद्या मंदिर का पढ़ा हुआ लड़का आज एमपीएम बना बैठा है, आज प्रोफेसर बना बैठा है, आज वैज्ञानिक बना बैठा है या समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना बैठा है, तो देखता है कि मैंने भूल कर दी, कहीं ना कहीं मुझसे एक अभिभावक स्तर से भूल हो गई जो मैं बच्चे को इन विद्या मंदिरों के संरक्षण में शिक्षित नहीं कर पाता। लेकिन अब वो भूल सुधार हो रहा है। मैं देख रहा हूँ हमारे बिल्कुल बगल में आगरा मार्ग विद्या मंदिर है। जब मैं 2001 में बच्चे को प्रवेश दिलाने के लिए गया था तो वो 4-5 कमरों का एक भवन था, बाकी सब मैदान खड़ा हुआ था। आज वहाँ मैदान नहीं है, पूरा भवन ही भवन खड़ा हुआ है। हमने कहा भी कहाँ चाहिए थोड़ा वो तो मैदान रखो कि सब क्या बताएं, बच्चे इतने आ रहे हैं उनके बैठने की व्यवस्था करने के लिए और वो सारा आच्छादित हो गया, पूरा भवन बन गया। वो विद्या मंदिर जो 5-6 कमरे का शिशु मंदिर था आज कीर्तन कॉलेज बन गया और वहाँ पर बच्चों को प्रवेश इतना अधिक हो रहा है कि वहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं वो बच्चे? वही आ रहे हैं जिन अभिभावकों को देखा कि पीड़ित हुए पब्लिक स्कूल पढ़ने के बाद कुछ नहीं मिला तो चलो यहाँ आए, तो आप दिशा बदल आपकी विद्यालयों में स्थिति है, बच्चों का नामांकन बढ़ रहा है, आप लोगों को परिश्रम करना पड़ रहा है, लेकिन समाज को दिशा में। दूसरी बात मैं इसको दूसरे सिरे से पूछता हूँ, मैं उन चुनाव मनीषियों को नमन करना चाहूँगा, आदरणीय गांधी जी को, आदरणीय लज्जाराम तोमर को, आदरणीय दीनानाथ बत्रा जी को, आदरणीय डॉक्टर सीताराम जायसवाल जी को, प्रोफेसर शंकर सिंह वासिक को, उन मनीषियों को नमन करने की आज मेरा मन कर रहा है जिन्होंने बहुत दूरगामी दृष्टि दी। मैं शिक्षा के अंदर पढ़ता हूँ, 1845 में एक नौजवान ब्रिटिश सरकार ने भेजा था मैकाले नाम का, और उससे कहा गया कि जाओ भारत के अंदर देख कर क्या हो कि आखिर कौन सी वजह है जिससे कि वहां पर हमारी सरकार स्थापित नहीं हो पा रही है, वहां पर हम शासन नहीं कर पा रहे हैं, आखिर वजह क्या है। हमें वो परिणाम चाहिए। वो उस समय का युग था जब क्रांति की आग लगी हुई थी। 1857 में मंगल पांडे ने क्रांति का वजूद लगा दिया था। उसमें क्रांति की ज्वाला भटक रही थी। तो 1835 में
मैकाले ने जाकर के यहाँ भ्रमण किया था, उसका निष्कर्ष ये लिखा था, उसने लिख के किया था कि भारत पर हम शासन तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक यहाँ की आस्था, यहाँ के विश्वास, यहाँ की परंपराओं, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की शिक्षा को हम नहीं बदलेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। क्योंकि इनकी इतनी जड़ें गहरी हैं कि जिसके कारण हमारा विचार गोपित नहीं हो पा रहा है। हम लाख कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप 1835 में लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा का रूप परिवर्तन किया, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को स्थापित किया, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले, लेकिन उसके पैरेलल ही उसी समय से कलकत्ता विश्वविद्यालय खोला, शांति निकेतन, उसी समय से विद्या भारती खुला, विद्या भवन उदयपुर का, हीरालाल शास्त्री ने बालिकाओं के लिए जयपुर में विद्यापीठ खोला, दयानंद ने डीएवी इंटर कॉलेज खोले और संघ भी पीछे नहीं रहा। उसके सुचेता जो भी मनीषी रहे हों, हमारे आदरणीय गुरु जी जैसे, उन्होंने कहा कि जब तक मैकाले की सोच उन्होंने लिया कि 1845 में मैकाले ने जिस सोच के अधीन होकर के हमारी शिक्षा को परिवर्तित किया, उसी सोच को हमें लागू नहीं करना पड़ेगा कि अगर इस देश में भारत की संस्कृति को बचाना है, भारतीय इतिहास को बचाना है, भारतीय आस्था को बचाना है, भारतीय विचार को बचाना है, तो भारतीय शिक्षा को हमें अंगीकार करना पड़ेगा और उस भारतीय शिक्षा को परिवर्तित पुरस्कृत करना पड़ेगा, जिसके आधार पर हम नया भारत खड़ा कर सकते हैं, जिसके आधार पर हम भारत वर्ष को फिर उसी स्थान पर पहुंचा सकते हैं जहां से हम परिचित हो गए। तो भारत माँ को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए 1952 में शिशु मंदिर की स्थापना की गई। केवल उद्देश्य एक था कि जिस तरह से लॉर्ड मैकाले ने अपने विचार को स्थापित करने के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले, हमारी विचार को, हमारे विश्वास को, हमारी जो भी रीत संस्कृति परंपराएं थी, उन सबको विनिष्ट किया शिक्षा के माध्यम से, हम पुनः उसको स्थापित करेंगे इस शिक्षण पद्धति के माध्यम से, जिसे नाम दिया गया पंचवर्षीय। इसमें बालक का केवल शिक्षा नहीं होता, शिक्षा तो केवल एक अंग है, उसके साथ उसका नैतिक विकास, उसका चारित्रिक विकास, उसका शारीरिक विकास, उसका संस्कार, ये सब कुछ जुड़े हुए हैं कि जब तक ये नहीं है तब तक शिक्षा बेकार है। आप दुर्भाग्य से वही नहीं है, बाकी सब कुछ है। शिक्षा है, लड़का आईएएस बन जाता है उस शिक्षा के माध्यम से, लेकिन आईएएस बनने के बाद उसके अंदर संस्कार नहीं है, मानवता नहीं है, हृदय में जो एक भाव होना चाहिए वो भाव नहीं है, अपने देश के प्रति समर्पण नहीं है, अपने समाज के प्रति समर्पण नहीं है, केवल एकांगी दृष्टि है। क्योंकि वहाँ उसको यही सिखाया गया कि तुम्हारी शिक्षा का एक ही हेतु होना चाहिए कि जितना अधिक से अधिक धनार्जन कर सको उतना करो। वो कुछ धनार्जन करने के लिए वो आईएएस बनता है और धनार्जन करता है। आज बहुत कम ऐसे अधिकारी होंगे उंगलियों को गिनने वाले जो केवल राष्ट्र सेवा की दृष्टि से इस सेवा में आते हैं। डॉक्टर विजय शंकर पांडे का नाम भी भूलता हूँ मैं, हमारे समय में आईएएस रहे थे। डॉक्टर रमेश चंद्र पांडे का नाम भी भूलता हूँ, वो भी आईएएस रहे। ऐसे आईएएस अधिकारी अगर 1000 भी इंडिया में हो जाए तो भारत परिवर्तित हो जाकर सरकार है ऐसे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गला दी, एक पैसा रिश्वत नहीं दी। उनका नाम आज बड़े सम्मान के साथ लॉन्च किया जाता है। विजय शंकर पांडे एक ऐसा आईएएस था जिसने यूपी में ये मुहिम चलाई थी कि हम हर वक्त इस उत्तर प्रदेश के 5 भ्रष्टतम आईएएस ऑफिसर का चयन करेंगे। 5 भ्रष्टतम, समझिए कितनी कठिन मुहिम थी उसकी, लेकिन उसने चलाई केवल इसलिए कि उन चेहरों को बेनकाब करना था उनको जो हमारे इस कैडर को गंदा कर रहे हैं, इस कैडर को मैला कर रहे हैं। इस उद्देश्य को उसने क्या तो कई वर्षों तक की मुहिम चली। वो 5 नाम दे देता था, उनका संगठन पूरा कि ये 5 हमारी यूपी के भ्रष्टतम अधिकारी हैं। वो साबित
केस होते थे वो साबित होते वास्तव में समझदारी है, तो उससे अन्य अधिकारी सचेत हो जाते थे, कहीं अगली कड़ी में हमारा नाम ना आ जाए तो थोड़े पीछे होते थे। तो ऐसा वातावरण बनाने के लिए उस शिक्षा की जरूरत है, उस संस्कार की जरूरत है, उस मनोभाव की जरूरत है, उस चेतना की जरूरत है जो केवल और केवल विद्यालय के माध्यम से बच्चे के अंदर अंकुरित की जा सकती है। विवेकानंद को पढ़ा होगा, विवेकानंद कहा करते थे कि हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है, बालक पूर्ण होकर के आता है, उसके अंदर कोई अपूर्णता नहीं है, वो पूर्ण है, क्योंकि हमारी संस्कृति मानती है, हमारा विश्वास मानता है कि हमारे अंदर जो कुछ जो परमात्मा का अंश है, और जब परमात्मा का अंश है तो परमात्मा जब पूर्ण है तो उसका अंश अपूर्ण कैसे हो सकता है। इसलिए बालक जब पैदा होता है वो पूर्ण पैदा होता है, उसके अंदर पूर्ण दिव्यता होती है, उसके अंदर पूर्णता होती है, उसके अंदर क्षमताएं होती हैं। बस केवल इतना करना होता है कि उस पूर्णता को अभिव्यक्त करने का मार्ग मिलना चाहिए, और वो मार्ग देता है शिक्षक। विद्यालय में उस बालक की पूर्णता अभिव्यक्त होती है, सब कुछ होता है, और उसके बाद पूर्णता के अंदर है, वो पूर्णता विभिन्न रूपों में है। अगर ऐसा न होता तो ये सृष्टि चल नहीं पाती, क्योंकि हमको इस भवन को बनाने के लिए वास्तुकार भी चाहिए, हम जब बीमार पड़ते हैं तो हमें चिकित्सक भी चाहिए, हमें ज्ञान देने के लिए आचार्य भी चाहिए, हमें प्रशासन करने के लिए प्रशासन के अधिकारी भी चाहिए, राजनीति में हमें सहयोग नेता भी चाहिए। तो हमें अगर इस शक्ति को चलाना है, मानव जीवन को संचालित करना है, तो विभिन्न वर्गों के लोगों की हमको जरूरत पड़ेगी, और वो उन विभिन्न वर्गों की आपूर्ति अगर करती है तो केवल शिक्षा करती है। विवेकानंद कहते थे हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ ऐसा है जो विशिष्ट है, जो विशिष्ट है, जो किसी में नहीं है। मनोविज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस है। हमने पीएचडी की है, डॉक्टर ने पीएचडी की है, तो हम और डॉक्टर साहब एक जैसे नहीं हो गए। माना कि हमारे नाम के आगे डॉक्टर लग गया, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग गया, लेकिन हमें व्यक्तिगत भिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। वो इंडिविजुअल डिफरेंस हमेशा रहता है, ये मनोविज्ञान से। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसकी थोड़ी यही पर आती है कि हर बालक के अंदर एक विशिष्टता होती है, लेकिन उस विशिष्टता को पहचाना नहीं जाता। दुर्भाग्य शिक्षा का ये है, मैंने कई लेख इस पर लिख डाले कि उस विशिष्टता को पहचानने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है हमारी शिक्षा के अंदर। हमारे आचार्य उस विशिष्टता को क्यों नहीं पहचान पाते जो बालक के अंदर होती है, बालक की भ्रमित हो जाता है। और केवल आचार्य की पहचान होती है, हमारे माँ बापों की बहुत बड़ी भूल होती है। आचार्य को कहता है भाई मैंने इसको हाई स्कूल तक पढ़ाया है, बच्चा आपका पीसीएम में नहीं जा पाएगा, क्षमा करें पीसीएम में नहीं जा पाएगा, इसको आठ दिला दीजिए, कॉमर्स पढ़ा दीजिए, क्षमा कीजिए साइंस तो मैथ नहीं पढ़ा पाएगा, इसकी नहीं। लेकिन अभिभावक कहता है कि नहीं साहब, हमारे पड़ोस के फलाने साहब हैं, उनका बच्चा इंजीनियर बन के आईपीएस बन गया, आज बहुत बड़ा अधिकारी है, हम बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आईपीएस बनाना चाहते हैं, इसलिए उसे पीसीएम तो पढ़ाना ही पड़ेगा। हाँ आप बताओ कितना पैसा चाहिए आपको? आपको अगर एक बच्चे से 1000 मिलता है, हम आपको 5000 देंगे, 5 गुना आप केवल मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए, 4 बच्चों को केवल मेरे बच्चों को पढ़ाइए, 5000 रुपये पर मंथ मैं आपको दूंगा। बच्चों को अपना टाइम दीजिए, अपना समय दीजिए, और इस बच्चे को पीसीएम से इंटरव्यू करा दीजिए। आचार्य अपनी खोप देता है, कहता है भाई मेरे, मैं खोल के नहीं बुला दूंगा इस बच्चे को, आप 5-10 रुपये खर्च कर दीजिए, क्योंकि आपका बच्चा पीसीएम के इंटरव्यू नहीं कर पाएगा। अब आप कुछ भी नहीं मानता है। आचार्य परेशान होकर के कहता है भाई जैसी चीज आचार्य ने समझाया, लेकिन अभिभावक नहीं समझ पाया। अगर समझदार अभिभावक होता, ठीक है आचार्य जी मैं आपका ये सुझाव मानता हूँ, अब आप बताइए बच्चे को क्या पढ़ाना है। अभिभावक भी समझता है, बच्चे की जो रुचि है, क्षमता है, वो आचार्य से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। कक्षा 1 से आचार्य जिस बच्चे को पढ़ा रहा है,
जो बच्चा 5 साल से लेकर 15 साल की उम्र तक पहुंचा है, हाई स्कूल तक आते आते 10 वर्षों में एक आचार्य भली बात बच्चों को समझ जाता है कि इस बच्चे के अंदर कौन सी क्षमताएं हैं वो उगला रही हैं बाहर निकलने के लिए, अंकुरित होना चाहती हैं वो क्षमताएं, उन क्षमताओं को आचार्य पहचान लेता है, इंगित भी करता है, लेकिन अभिभावक मानता नहीं है। अरे बच्चे को चित्रकार बनाएंगे, अपने बच्चे को क्या हम साहित्यकार बनाएंगे? नहीं, हमें तो अपने बच्चों को आइए बनाना है, हमें कुछ सौदा होता है, शिक्षा का सौदा, ये पूर्ण हमारे समाज की है, हमारे गाँव। तो आज मैं इस विषय को इसलिए रख रहा हूँ, थोड़ा समय जरूर लग रहा है कि आप लोग सभी लोग आचार्य हैं, बेशक आप ऐसा करते हैं, लेकिन कभी शिक्षा के साथ सौदेबाजी मत करना भाई। कह देना हाथ जोड़ देना, ठीक है आपकी इच्छा है, आप जो अपने बच्चे को बनाना चाहें, लेकिन हम आप बच्चे को खोल के नहीं खिला पाएंगे, हम आपके बच्चे की शिक्षा के साथ समझौता नहीं कर पाएंगे, कोई सौदा नहीं कर पाएंगे। और जब ऐसा होगा तो उसकी समझ में आएगा कि एक आचार्य जब समझौता नहीं कर पा रहा है, ये कोई हमारे किसी धारक में नहीं फंस पा रहा है, जरूर कोई विशेष बात, समझे? लेकिन अगर इसके ठीक विपरीत भाई ठीक है जैसा भी है, हमें क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा कह रहा है, ठीक है। तो आचार्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि 10 साल के अंदर बच्चे के अंदर उसने क्षमताएं देखी हैं, उनका मार्गदर्शन अभिभावकों से करना कि आपका बच्चा इस योग्य है, इस रूप में आपको दिखाना। और अगर अभिभावक समझदार उस बच्चे को निकालेगा, मैं आज भी कहता हूँ, डंके की चोट कहता हूँ, आप भी अभिभावक हैं, आपके भी बच्चे नौनियाल बच्चे पढ़ रहे होंगे, हाई स्कूल में कोई ये लोग कहेंगे, बंधुओं विषय कोई बुरा नहीं होता है, विषय कोई बुरा नहीं होता है, बस उस विषय में आपको महारत हासिल होनी चाहिए। आजकल सबसे बुरा विषय किसको मानते हैं? सब आर्ट साइड में किसका विषय मानते हैं, किसको बुरा मानते हैं? अरे यार समाचार पढ़ रहा है, अरे हिंदी पढ़ रहा है, संस्कृत पढ़ रहा है, अरे इतिहास पढ़ रहा है, विषय होते हैं। लेकिन हर विषय की अपनी उपयोगिता है। आज पद्मश्री नीरज जी का नाम डंके की चोट दिया जाता है, उनकी पहचान बताई जाती है, नीरज की पहचान किसके नाम से, नीरज जी के नाम से क्यों है? क्योंकि बहुत अच्छे गीतकार थे, बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे साहित्यकार थे। तो ये हिंदी के व्यक्ति थे जिसको आज बहुत हीन दृष्टि से दिखाता है, हिंदी से एमए किया, क्या कर लोगे हिंदी से एमए? लेकिन नीरज जी ने हिंदी से एमए किया, डिग्री कॉलेज में प्राध्यापक हुए, डीएस डिग्री कॉलेज में, बावजूद इसके उनकी ललक तो कहीं और ही थी, लौ तो कहीं और ही जग रही थी, छोड़ करके नौकरी पहुंच गए मुंबई, और वहां पर जो नीरज जी निखर के निकले, उन्होंने अपने को स्थापित कर दिया काव्य जगत में। और एक नीरज गीतकार और कवि बन पूरा, और नीरज आज पद्मश्री और पद्म विभूषण की उपाधियां प्राप्त करके आज नीरज ख्याति लब्ध व्यक्तित्व है, मरने के बाद भी हमारे हैं, मरे नहीं, नीरज कभी नहीं मरेंगे, कभी नहीं मरेंगे, हमेशा मरेंगे। साहित्यकार कभी मरता नहीं, दिनकर कभी नहीं मरेंगे, नटीचर को कभी मरेंगे। तो वो साहित्य की उपलब्धि को आप कम आंकते हैं क्या? तो भाई हिंदी कैसे बुरा हुआ भाई? हिंदी तब बुरा है जब आपको उसमें महारत हासिल नहीं है। जब आपको उसमें महारत हासिल है तो हिंदी अन्य कहीं विषयों से बहुत सुंदर विषय है, क्योंकि उसने आपको इस ऊंचाई पे पहुंचाया। तो अगर बच्चा रुचि के साथ हिंदी पढ़ना चाहता है, मेरे साथ वही हुआ था अपने जीवन में, विषय भटक जाऊंगा मैं, तो बच्चा जिस रुचि के साथ जिस विषय को पढ़ना चाहता है उस विषय को पढ़ने दीजिए, मत रोक टोक कीजिए, क्योंकि वो अंकुर उसके अंदर से प्रकटित हो रहा है। पता नहीं ये कौन कितना बड़ा कवि बन जाए, पता नहीं ये कितना बड़ा चित्रकार बन जाए, पता नहीं कितना बड़ा अभिनेता बन जाए, पता नहीं कितना बड़ा खिलाड़ी बन जाए, कितना बड़ा वैज्ञानिक बन जाए, पता नहीं कौन सी प्रतिभा उसके अंदर निकल के आ जाए। तो जो अंकुर उसके अंदर निकलने के लिए उभरा रहा है, उस अंकुर को फलित होने दीजिए, उस विषय को उसको पढ़ने दीजिए, फिर देखिए आप कमाल। सभी विषयों में पीछे रहेगा वो, लेकिन जो उसका रुचि का विषय है उस पर नंबर वन रहेगा। आप पहचानिए कि इसको रुचि का नंबर वन विषय कौन सा है, उसी विषय में
उस विद्यार्थी को अगर आप आगे बढ़ाएंगे, वो विद्यार्थी उस विषय का मास्टर बन के निकलेगा, महारत हासिल होगी और उस विषय में अपने को स्थापित करेगा, चाहे वो कोई विषय। इसलिए विषय कोई बुरा नहीं है, ये मन से निकाल दो कि साइंस अच्छी है, आर्ट खराब है, कृषि खराब है, कोई विषय खराब नहीं है, विषय सब है। और उस विषय में नवीनता हो। तो एक दो बात मैं ये कहूँगा कि अपने विद्यार्थियों की उस रुचि और क्षमता और योग्यता को पहचानने की कोशिश कीजिए कि आपका विद्यार्थी किस विषय में अपनी क्षमताएं, योग्यताएं, अपेक्षाएं रखता है, उस विषय में उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अभिभावकों को बताइए कि आपका विद्यार्थी, आपका बेटा इसी विषय में आगे बढ़ेगा, आपको तो विश्वास दिलाइए, निश्चित रूप से निकलेगा। IAS में क्या बंटवारा होता है क्या विषयों का? दुनिया के जितने विषय पढ़ाए जाते हैं उन सब में IAS की परीक्षा होती है। हिंदी के बच्चे क्या IAS नहीं बनते? संस्कृत के बच्चे क्या IAS नहीं बनते? बनते हैं, वो तब बनते हैं जब उस विषय में उनको महारत। तो इसलिए विषय कोई बुरा नहीं, एक पक्ष में ये रखना चाहता था, दूसरा पक्ष में शिक्षक की बुला रहा हूँ कि शिक्षक प्रशिक्षण की बात क्यों आती है? हालांकि प्रशिक्षण वर्ग हमारी डिक्शनरी से निकल चुका है, हमारी जो शिक्षा की डिक्शनरी उससे प्रशिक्षण कर चुका है। आप लोगों की जानकारी हो, कोठारी कमीशन में आदरणीय कोठारी ने स्पष्ट कहा था कि उन्होंने सुझाव दिया था कि जो शिक्षक प्रशिक्षण है, इस शब्द को आप अध्यापक शिक्षा में कन्वर्ट कर दीजिए, शिक्षक शिक्षा में कन्वर्ट कर दीजिए। तब जब NCERT का गठन हुआ, NCT का, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने कोठारी कमीशन की उस बात को लागू किया और जो शिक्षक प्रशिक्षण हुआ करता था उसको उन्होंने अध्यापक शिक्षा में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम एक अध्यापक को प्रशिक्षित नहीं कर सकते, प्रशिक्षण केवल और केवल एक निश्चित आवेग में चलने वाली चीज होती है। जब हमने आदेश दिया 10 कदम आगे बढ़, वो 90 पुलिस 10 कदम आगे बढ़ता है, वो वहीं पर थम जाता है। 10 कदम पीछे चल, 90 पुलिस 10 कदम पीछे रखता है और थम जाता है। ये आपने देखो वो कभी परेड होती देखिए, NCC किया, फौज किया, पुलिस की, और कितना दफा एक मतलब 100 आदमी की भुजाएं एक साथ ही बिल्कुल ऊपर नीचे हो रही है, कमाल का, देखने में कितना अच्छा लगता है, वो प्रशिक्षण है। लेकिन जब हम शिक्षा में बात करते हैं तो शिक्षा में हम ये नहीं कहते हैं 10 कदम आगे चल तो बच्चा 10 कदम आगे चलेगा और थम जाएगा। नहीं, हम शिक्षा में क्या करते हैं? हम शिक्षा में प्रशिक्षण नहीं देते, हम सिखाते हैं। तो शिक्षा का अर्थ ही है, शिक्षा धातु से बना है शिक्षा शब्द। आपको थोड़ा बोल तो नहीं हो रहा भाई, वो तो नहीं हो रही, थोड़ी सी बात थोड़ा 10-5 मिनट में बता। शिक्षा धातु से बना है, शिक्षा मतलब होता सीखना। तो शिक्षा धातु से जो शब्द बना है शिक्षा, तो शिक्षा का अर्थ ही है सीखना और सिखाना। बच्चा सीखता है और शिक्षक सिखाता है। प्रशिक्षण न हम बच्चों को देते हैं और न ही हम प्रशिक्षित होते हैं, हमें भी सिखाया गया। मैं एक टीचर एजुकेटर हूँ, अध्यापक शिक्षा विभाग का प्रोफेसर हूँ, तो मैं BEd के विद्यार्थियों को प्रशिक्षित नहीं करता हूँ, उनको 10 कदम आगे चल 10 कदम पीछे चल की ट्रेनिंग नहीं देता हूँ। उनको ये नहीं कहता हूँ यस अब आप चौक खड़ा कीजिए और उसने फटाक चौक खड़ा कर दिया, वो तब तक खड़ा रहेगा चौक लेके जब तक मैं ये नहीं कहूँगा आप अपना हाथ नीचे कीजिए, तब वो हाथ नीचे करेगा। ऐसा प्रशिक्षण हम शिक्षा में नहीं देते हैं। शिक्षा में क्या करते हैं? हम सिखाते हैं कि भाई कविता कैसे पढ़ाई जाएगी, गद्य कैसे पढ़ाया जाएगा, विज्ञान कैसे पढ़ाया जाएगा। तो अब सिखाना क्या है? बहुत गहराई की बात कह रहा हूँ, समझ क्या होगी। सिखाना क्या है? सिखाना वही है, फिर मैं विवेकानंद के ऊपर आ जाता हूँ कि जो कुछ हमारे अंदर है, जो कुछ हमने अपने अनुभवों से, विभिन्न किताबों से, विभिन्न चर्चाओं से, विभिन्न लोगों के मिलने जुलने से, वार्ताओं से
जो कुछ भी हमने सीखा है वो सब हमारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं गया, सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते, महसूस नहीं कर पाते। क्या महसूस, क्या बोले, अंदर बहुत समाया हुआ है, सुबह से लेकर शाम हो जाएगी वक्त तक हमारा रुपएगा नहीं, इतना समाया हुआ अंदर। लेकिन चिंता वहां पर हो रही थी, हम बोलेंगे क्या चिंता स्वाभाविक। ये चिंता किसकी है? क्योंकि हमने अपने अंदर को पहचाना नहीं, अंदर को जाना नहीं, अंदर से जो कुछ है उसको निकालने की कोशिश नहीं की, इसलिए हम चिंतित होते हैं। और जब ये विश्वास हो जाता है कि अरे 20 साल से तुम प्रोफेसर हो जाए, 15 साल तुम अधिकारी रहे शिक्षा विभाग में, 35 साल का तुम्हारा अनुभव, इतना तुमने पढ़ा लिखा, और ये सोच रहे हो कि मैं क्या बोलूँगा। जब ये भाव आता है तब मन प्रसन्न हो जाता है। और फिर जब गाय पाता हूँ तो अंदर से जो निकलता है, किताब पढ़ के हम नहीं आते कभी क्लास में, किताब पढ़ के उतनी आते हैं कि आज हमें अगर कोठारी कमीशन पढ़ाना है तो कोठारी कमीशन के बिंदु हम केवल नोट करके आते हैं कि जिससे हम भटके नहीं अपने क्लास में। लेकिन कोठारी कमीशन को बिंदुओं में क्या है, उनकी व्याख्या क्या है, उनका भावार्थ क्या है, उनकी स्थिति क्या है, वो सब हमारे अंदर से निकलता है, किताब में से नहीं निकलता। किताब में तो केवल कोठारी कमीशन के बिंदु दिए गए हैं, बस उन बिंदुओं को व्याख्यात करने का काम जो शिक्षक करता है वो उसके अंदर से प्रकटित होता है, किसी किताब में नहीं मिलता है। अपने विद्यार्थियों को तो यही कहता हूँ कि प्रिय विद्यार्थियों, पहले दिन ही जिस दिन बीएड का विद्यार्थी आता है मैं उसी दिन घोषणा कर देता हूँ कि डॉक्टर वी.पी. पांडे को समझना है, डॉक्टर वी.पी. पांडे को पढ़ना है, तो मैं कुछ नहीं करना है, केवल अपनी नोटों को पेन को लेकर के सजग रहना है और मेरे मुंह से जो कुछ निकले उसको नोट कर लेना, क्योंकि वो तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगा, कहीं किसी प्रकाशन से नहीं मिलेगा, वो केवल और केवल उसी क्षण निकलने वाला वेद वाक्य है जो निकला। मैं खुद नहीं समझ पाऊंगा कि कब निकला, कैसे निकला, क्यों निकला, आई डोंट नो, मैं नहीं बता पाऊंगा। कल पूछोगे तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा। इसलिए केवल पेन डायरी लेकर के सजग होकर के मेरे 1 घंटे के क्लास में बैठना, और मैं दावा करता हूँ इस बात का कि अगर तुमने केवल वो नोट ही पढ़ करके एग्जाम देने चले गए और वही लिखाए जा करके तुम फर्स्ट में पास हो जाओगे, ये मेरा दावा है। केवल वो नोट करता है, मेरे लेक्चर को नोट करता है, मैं कभी किताब लेके आता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, लेक्चर की तैयारी करके जाता हूँ, लेकिन वो मेरे लाइफ में होता है, क्योंकि मेरे अंदर से जो निकलता है वो किसी किताब से कभी ज़्यादा अच्छा। तो फिर वही मैं आ रहा हूँ उसी बिंदु पर कि सीखना क्या है और सिखाना क्या है। सीखना, हमने जो कुछ अभी तक अर्जित किया वो सब सीखना है। अब बीइंग टीचर हम उसी सीखने को जो हमने सीखा है, जो हमारे अंदर है, विवेकानंद की तरह कि हम पूर्ण हो चुके हैं, वो पूर्णता जो हमारे अंदर है, जो हमने अर्जित की है, उस पूर्णता को प्रकटित करना है अपने विद्यार्थी पर, वो सिखाना है। प्रशिक्षण कहीं भी नहीं आता, हम विद्यार्थियों को प्रशिक्षित नहीं करते हैं, हम सिखाते हैं। हम टीचर को प्रशिक्षित नहीं करते हैं, हम सिखाते हैं। हाउ टू टीच बायोलॉजी, हाउ टू टीच हिंदी, ये सिखाते हैं। कभी अगर आप व्यवस्था की ड्यूटी को देखते हैं तो मतलब आपका बिल्कुल पूरी हो गया। कई बच्चों को देख चुका हूँ अपने रिश्तेदारी के आसपास जो बच्चे कैंप में भेज देता हूँ, तो बेटा मिलेगा तुमको कुछ देखो, कितने सुंदर विषय को अच्छी तरह से आप रखते हैं। तो ये प्रशिक्षण नहीं है भाई, ये डॉक्टर के अंदर जो है वो निकलता है, वो फिर सिखाते हैं विद्यार्थियों को। और वैसे ही शिक्षा के प्रशिक्षण की बात आती है, उसे कोठारी कमीशन ने इसीलिए खारिज किया कि शिक्षा को हम सिखाएंगे इसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण को अध्यापक शिक्षा किया गया, शिक्षक शिक्षा किया गया, अध्यापक शिक्षा परिषद नाम दिया गया, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के लिए कहा गया राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद। तो आपको भी
आचार्य होने के नाते अपने विद्यार्थियों को विषय में प्रशिक्षित नहीं करना है भाई, कतई नहीं करना, सिखाना। और ये क्रिया फिर मैं बता, सारे विषयों को सिखाने की क्रिया कक्षा 1 से 10 तक चलती है। बच्चा अंग्रेजी पढ़ता है, गणित भी पढ़ता है, विज्ञान भी पढ़ता है, भूगोल भी पढ़ता है, हिंदी भी पढ़ता है, संस्कृत पढ़ता है, सारे विषय को सीखता है वो। ये होता पल्लव ज्ञान। हाई स्कूल तक सारे विषयों को सीखता है जिससे कि उसका पल्लव ज्ञान सुरक्षित रहे। आज मैं प्रोफेसर हूँ, अभी परसों लोकसभा टीवी से कुछ सज्जन आगे दिल्ली में फोन करके डॉक्टर मुझे निर्देशित किया गया कि आपका इंटरव्यू न्यूज चैनल पर आपका प्रसारित होगा, मुझे समय दीजिए। मैंने उनको समय दीजिए। मैं पूरे दिन क्या करता, रात के 8 बजे वो मैं पूरा नाव अस्तर के साथ आ गए, पूरा पचमा टांगी में फंस गया, वहाँ पर सांसद जी के पास फंस गया, उनके पास फंस गया, सभी को मुझे कमरे देने थे। और कोई बात नहीं, शिक्षा के सबसे में आता है, मैं सुबह से आपको शिक्षा कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपका मास्टरी किसमें है? हमने हमारी मास्टरी किसमें है? तो किस विषय पर आप हम जिसमें आपकी रुचि हो बोले फिर भी हमने कहा नहीं, हम मास्टर किसी में नहीं है, लेकिन ज्ञान संक्षेप में, ज्ञान संक्षेप में रखता हूँ क्योंकि मैं टीचर हूँ। शिक्षक हुए, शिक्षक वही अच्छा होता है जिसको पल्लव ज्ञान होता है। पल्लव ज्ञान मतलब समझो, हर जो बच्चा कहीं पूछे तो उसकी वो उत्तर दे सके। केवल अपने विषय में तो उसको महारत हासिल है, मैंने पहली बार विषय में महारत हासिल होना चाहिए। शिक्षक को जिस विषय का शिक्षक है उस विषय में उसको महारत हासिल होती है, तभी वो शिक्षक है। लेकिन साथ ही अन्य विषयों का पल्लव ज्ञान भी उसको होना चाहिए। ये शिक्षक की विशेषता है। आप आचार्य हैं, हिंदी का आचार्य, हिंदी में आपको महारत हासिल है, लेकिन आपको नागरिक शास्त्र, विज्ञान, भाषा, विज्ञान, इन सब की भी पल्लव ज्ञान होना चाहिए। जो विद्यार्थी इनसे जुड़े प्रश्न भी आपसे कभी पूछ ले कक्षा में तो आप उसका समाधान करें। तो वही हुआ, उन्होंने पूछा भाई हमें यहाँ की संस्कृति चाहिए, हमें यहाँ का इतिहास चाहिए, हमें यहाँ का राजनीति चाहिए, हमें यहाँ की शिक्षा चाहिए, हमें यहाँ की तीर्थवार चाहिए, हमें यहाँ का खान पान चाहिए। इन विषयों में सब बोल सकेंगे आप? बोले आधा घंटे का समय, हम बिल्कुल आधा घंटे बोल तो आधा घंटे आपको तो हर विषय का ज्ञान है, हमें ज्ञान नहीं है। ये अनुभवों का अध्ययन है जो मेरे अंदर समाया हुआ है। जब आपने कहा था आप बोल सकेंगे, मैं घबरा रहा था कि पता नहीं बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन फिर विश्वास जगा कि आप बोल सकते हैं। मैं बोल गया, पता नहीं कहाँ से निकला, मैं नहीं कुछ सोच पा रहा हूँ। मैंने कभी इतिहास नहीं पढ़ा, लेकिन फिर मैंने आपको इतिहास की बहुत सी बातें बता दी। मैंने राजनीति नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी राजनीति की बातें बता दी। ये सब क्या है? एक शिक्षक की विशेषता है कि उसको अन्य विषयों का ज्ञान जो होना चाहिए वो तब आएगा जब कक्षा 1 से लेकर 10 तक आप उस विद्यार्थी को हर विषय पढ़ाएंगे। और हाई स्कूल के बाद आके फिर आप अपने विषय पर आ जाइए। आई एम द टीचर ऑफ हिंदी लैंग्वेज। मैं हिंदी भाषा का विद्यार्थी हूँ, हिंदी लिटरेचर का विद्यार्थी हूँ, मैं बायोलॉजी का शिक्षक हूँ, मैं भौतिकी का शिक्षक हूँ, मैं केमिस्ट्री का शिक्षक हूँ। फिर विशेषज्ञता वाली बात आ जाती है। तो फिर आप छांटिए हाई स्कूल के 40 बच्चों में से, अगर आप केमिस्ट्री के शिक्षक हैं कि इसमें रसायन वेदता कौन बन सकता है भाई? इन 40 में से कौन सा विद्यार्थी है जो मेरे विषय को पढ़ सकता है, समझ सकता है, आगे आ सकता है? रसायन वेदता कौन बन सकता है? आप बोलिए। आप उन 40 में से एक विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी जरूर ऐसे मिल जाएंगे आपके पढ़ाने पर जो रसायन वेदता बनने की क्षमता रखते होंगे, आपके विषय में रुचि रखते होंगे। बस आप उनको छाट लीजिए, कहिए बस तुम आप करेंगे, आइए आप फर्स्ट ईयर में साइंस लेंगे, केमिस्ट्री और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। फिर आप केवल विषय पढ़ाएंगे, अपना मूल विषय उसमें आपको महारत हासिल है। उस जितनी भी आपके अंदर केमिस्ट्री समाई हुई है वो सब केमिस्ट्री आप उड़ेल लीजिए उन 2 वर्षों में विद्यार्थी के अंदर। फिर देखिए इंटरमीडिएट के बाद में विद्यार्थी कैसे नहीं वो इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर पाता है, कैसे नहीं वो डॉक्टर बन पाता बनेगा, क्योंकि आपने पूरी केमिस्ट्री उसके अंदर छोड़े। ये शिक्षा का मर्म है जिसको समझने की जरूरत है आचार्य होने के नाते कि हमको बच्चे को प्रशिक्षित नहीं करना है, सिखाना है। केमिस्ट्री में प्रशिक्षित नहीं करना, लैब में केवल ये बन के ये रसायन बन जाता है, ठीक है,
लेकिन रसायन पढ़ने की भूमिका क्या है, रसायन का आगे उपयोग क्या है, रसायन क्या करेगा, इसकी उपयोगिता क्या है, ये सारी बातें सिखाने की जरूरत पड़ेगी आपको। और वो जब सिखाएंगे आप, तब बच्चा विषय में उसकी रुचि भी जाएगी। समय बहुत दे दिया, 2 बातों का ध्यान रखिएगा कि हमको प्रशिक्षित नहीं करना, बच्चे को हमको सिखाना है। और सिखाना क्या है? जो कुछ हमने सीखा है। आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, आप बहुत योग्य हैं, अपने विषय के माहिर हैं, अपने विषय के प्रकांड पंडित हैं, आपके अंदर असीम क्षमता है, असीम योग्यता है। उन सारी क्षमताओं योग्यताओं को अपने विद्यार्थियों को उड़ेल दोगे, उस दिन आप शिक्षक, उस दिन आप आचार्य। अब आपको करना है, और विद्या मंदिर के आचार्य की यही विशेषता होती है, क्योंकि मैंने अपने पुत्र को बताया मेरा इनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमारे बेटे को वो संबंध इतना प्रगाढ़ है कि मैं इन आचार्यों को कुछ भूल नहीं सकता। हमारा बेटा कभी ये है आचार्यों, क्योंकि उन्होंने उड़ेला है, पढ़ाया नहीं है, उड़ेला है। विदित ये, विदित ये, विदित ये, विदित ये, घर में बाहर जहाँ भी है वहाँ विदित को ये पढ़ना है, विदित को ये सीखना है। ये जब आचार्य की भूमिका होती है तो विदित कभी नकारात्मक नहीं होगा, अपने विषय का वो मास्टर बनेगा। वो मास्टर बनेगा तो समाज के लिए उपयोगी होगा, राष्ट्र के लिए उपयोगी होगा, परिवार के लिए उपयोगी होगा। तो ऐसे उपयोगी विद्यार्थियों का निर्माण आपको करना है, तभी आपका शिक्षक सफल होगा, आप सफल आचार्य होंगे। तो आज की भूमिका में इतना ही, जो जीवन शेष है आपका निकल गया, जो जीवन शेष है। आज मेरी बात अगर मान लेना तो अपने 40 विद्यार्थियों की कक्षा है, और आप जिस विषय के विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, उस विषय में इन 40 में से कौन विद्यार्थी हमारे विषय को पकड़ सकता है, किसके अंदर क्षमता, उसकी खोज। तो अगर वो खोज आप शुरू कर देंगे तो आप अच्छे वैज्ञानिक दे पाएंगे, अच्छे साहित्यकार दे पाएंगे, अच्छे खिलाड़ी दे पाएंगे, अच्छे चित्रकार दे पाएंगे, अच्छे कलाकार दे पाएंगे। विभिन्न वर्गों के विशेषज्ञों को आप तैयार कर पाएंगे। उस कला से आप विशेषज्ञ विद्यार्थी वो इसमें किसी विषय को लोगों को धन्यवाद, आपका समय दिया।